हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल द इकोनॉमिक्स गुरु में। मैं आपको आज यूपी बोर्ड 2021-22 के मॉडल क्वेश्चन पेपर बताने जा रहा हूँ और ये मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 1 है। क्लास 12th इकोनॉमिक्स और सब्जेक्ट कोड है 135। ठीक है। और यूपी में इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है 100 नंबर का होता है, यानी 100 मार्क्स का, और टाइम है 3 घंटा 15 मिनट। और ये जो 3 घंटा 15 मिनट का जो टाइम है, इसमें से 15 मिनट जो होता है वो पहले पढ़ने के लिए दिया जाता है और सॉल्व करने के लिए पूरा 3 घंटा रह जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है इससे एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन करने ज़रूरी है। इंटरनल ऑप्शन दे रखा है, यानी कि कुछ क्वेश्चन में दे रखा है कि ऑप्शन करना होता है। बेसिकली हम ये मान के चलते हैं लगभग सारे क्वेश्चन करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि MCQs। ठीक है ना, MCQs है जिनका केवल सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। केवल सही आंसर लिखना है, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 to 16, क्वेश्चन नंबर 13 to 16 जो है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और इन प्रश्नों के उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है और हर एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है। ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 17 to 22। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको 50 शब्द में लिखना है और एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23 से लेके 28, जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में लिखना है, यानी कि एक पेज के लगभग। ठीक है ना। और ये आपको मिलेगा हर एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का। और आपके कन्फ्यूज़न के लिए दूर करने के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के आगे उसके मार्क्स लिखे गए हैं। अब जल्दी से जल्दी क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर भी बताऊंगा, बने रहने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न। जब बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे तो उसके साथ साथ मैं आंसर ही बताता रहूँगा, लेकिन आप देखते रहिएगा मेरे चैनल द इकोनॉमिक्स गुरु एंड हली। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। तो 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, वस्तु के माध्यम से किया जाने वाला विनिमय क्या कहलाता है? वस्तु के माध्यम से वस्तु को खरीदना, लेना देना क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन है वस्तु विनिमय, प्रत्यक्ष विनिमय, क्रय विक्रय, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है वस्तु विनिमय। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है उसकी मांग द्वारा, ऑप्शन नंबर बी पूर्ति द्वारा, मांग और पूर्ति द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। मांग और पूर्ति द्वारा वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जब सोपान लागत घटती है तो औसत लागत क्या होती है? तो स्थिर रहती है, तेजी से गिरती है, तेजी से बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। तो बता दो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। जब सोपान लागत को यहाँ पर हम सीमांत लागत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बस सीमांत लागत है, यानी कि शॉर्टकट बोलते हैं MC, सीमांत लागत। क्वेश्चन नंबर 4, मजदूरी श्रम की कीमत है, यह कथन किसने दिया? मार्शल ने, रिकार्डो ने, माल्थस ने, जॉनसन ने। तो स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ये जो है माल्थस है और ये जॉनसन है। ठीक है। इसमें से कौन सा आपका आंसर सही है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर मार्शल ने ये सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, लोक वित्त को की विषय वस्तु संबंधित है। लोक वित्त की विषय वस्तु संबंधित है सरकार के व्यय से, सरकार की आय से, सरकार के ऋण से, सरकार के आय व्यय या राजकीय नीति से। नंबर है आय, सरकार के आय व्यय राजकीय नीति से। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही भी है। सरकार का जो लोक वित्त है वो सबसे संबंधित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किसका है? ऑप्शन दिया हुआ उद्योगों का, कृषि का, बैंकों का, निर्यात का। तो इन चारों ऑप्शनों की अगर बात करें, इसमें राइट ऑप्शन है कृषि का।
अगर यहीं पर आपको अगर दिया होता सेवा तो राइट आंसर सेवा क्षेत्र होता। सेवा नहीं दिया हुआ है, उद्योग और बैंक अलग अलग दे रखा है, तो पर यहाँ पर सही आंसर होगा कृषि का, क्योंकि भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का अभी भी बहुत ज़्यादा योगदान है, सेवा केवल वही आता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 972, बी 930, सी 933, डी 940। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित किया जाता है? ए ग्राम सड़क योजना को, बी ग्रामीण आवास योजना को, सी ग्रामीण पेयजल परियोजना को, डी इन सभी को। तो राइट आंसर इज ग्रामीण पेयजल योजना को, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में साक्षरता प्रतिशत अधिक है किसका? स्त्रियों में, पुरुषों में, दोनों में बराबर है, इनमें से कोई नहीं। भारत में ऑलरेडी जो है स्त्रियों की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो साक्षरता में तो वो आगे हो नहीं सकती, यानी कि ये तो नहीं है, जाहिर सी बात है। जब ये नहीं तो दोनों में बराबर भी नहीं है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, पुरुषों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का विदेशी व्यापार किस देश के साथ सबसे अधिक होता है? अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी या जापान के साथ? देन राइट आंसर इज अमेरिका के साथ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को प्राप्त विदेशी सहायता में सम्मिलित है? भारत को प्राप्त विदेशी सहायता में क्या सम्मिलित है? ऋण, अनुदान, ये सी में जो है अणु लिखा हुआ, अणु नहीं है, ये ऋण ही है, ठीक है ना, गलती से मिसप्रिंट हुआ ये ऋण है। ऋण एवं अनुदान इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखिएगा, भारत को विदेशों की जो सहायता रूप में मिलता है वो ऋण भी मिलता है, अनुदान भी मिलता है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऋण एवं अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत के नियोजन काल में व्यापार संतुलन की दृष्टि से कौन सा वर्ष कैसा रहा है? नियोजन काल मतलब पंचवर्षीय योजनाओं से है यहाँ पर, कि पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जो व्यापार संतुलन था वो किस प्रकार का था? ऑप्शन, सभी वर्षों में एक जैसा था, अनुकूल रहा, सभी वर्षों में प्रतिकूल रहा। अनुकूल का मतलब होता है निर्यात अधिक और आयात कम, प्रतिकूल का मतलब होता है आयात अधिक और निर्यात कम। केवल 2 वर्षों में अनुकूल रहा या फिर केवल 2 वर्षों में प्रतिकूल रहा? तो आपका राइट आंसर है भारत में आज तक कभी भी आज़ादी के बाद से संतुलन में नहीं रहा, यानी कि अनुकूल नहीं रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट, सभी वर्षों में प्रतिकूल रहा। ये था एमसीक्यूज। अब हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसके आंसर आपको 25 शब्दों के बीच में देना है। जल्द से देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अप्रत्यक्ष कर की परिभाषा दीजिए। अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर एक व्यक्ति पर लगाया गया किंतु उसका भुगतान पूर्णतः आंशिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं? एक देश की समय लेखांकन वर्ष के दौरान किसी देश की सीमाओं के भीतर जितने भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनका मौद्रिक मूल्य या बाजार मूल्य जो है जीडीपी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीव्र जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम यानी कि उसके जो दुश्वारियों को बताना है। ध्यान में रखिए, किसी भी देश में अगर जनसंख्या वृद्धि तेज़ी से होती है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जिससे यहाँ के दे रखा है बेरोजगारी, खाद्य समस्या, कुपोषण, प्रति व्यक्ति आय में कमी, गरीबी का बढ़ना, मकानों की संख्या में कमी होना, महंगाई बढ़ना, कृषि विकास में बाधा आना, तमाम परेशानियाँ आपकी किसी भी 2 या 3 परेशानियों को आप लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो राष्ट्रीय वन नीति यानी कि NF 1988 के जो मुख्य उद्देश्य है वो है पारिस्थितिक संतुलन की स्थिरता को बनाए रखना और उसके रखरखाव को सुनिश्चित करना मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ के अधीनस्थ है। नीति बड़े पैमाने पर उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महिलाओं सहित अन्य लोगों को भागीदारी पर भी जोर देती है। ये तो आपका वेरी शॉर्ट आंसर्स जो कि 4 नंबर के थे। अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 50 शब्दों के बीच में लिखना है और एक क्वेश्चन जो आपका 5 मार्क्स का होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण को लिखिए। समय के आधार पर बाजार कितने प्रकार का होता है? अगर समय के आधार पर हम बाजार को देखें, इसको कई वर्गों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से हैं? दीर्घकालीन बाजार, अति दीर्घकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार और अति अल्पकालीन बाजार। इसके एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, आपके लिए काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सीमा शुल्क
पर व्याख्यात्मक टिप्पणी सीमा शुल्क से आप क्या समझते हैं? सीमा शुल्क का मतलब एक देश के दूसरे देश के साथ जो व्यापार होता है, उनके अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर जो आयात और निर्यात टैक्स लगाते हैं, जिसको परिवहन शुल्क भी कहा जाता है, आयात और निर्यात पर लगाया जाता है, उसे हम सीमा शुल्क कहते हैं। ठीक है ना। और सीमा शुल्क एक तरीके का शुल्क है जिसे सीमा अधिकारियों द्वारा उस देश से माल और सेवाओं के आवाजाही के लिए एकत्रित किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय आय की गणना में वैचारिक कठिनाइयों को समझाइए। यूँ कहे राष्ट्रीय आय की गणना में कौन कौन सी प्रमुख कठिनाइयाँ आती है? तो इसके आंसरों का बताएं। राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख कठिनाइयाँ कौन कौन सी है? इसकी प्रमुख कठिनाइयाँ हैं, सेवा और वस्तुओं की मूल्य मुद्रा में जानने में कठिनाई होती है, आंकड़े जो एकत्रित होते हैं वो विश्वसनीय नहीं होते हैं, व्यवसायों का विशिष्टीकरण संभव नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना, क्योंकि जनसंख्या अलग अलग प्रकार के व्यवसायों में लगे हुए हैं, जिसका वर्गीकरण करना मुश्किल होता है। विभिन्न क्षेत्रों की परिस्थितियों के बारे में सही ज्ञान नहीं होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय गणना में दोहरी गणना की समस्या बनी रहती है। किसी भी चीज़ को दो बार जो है गिन लिया जाता है, इस प्रॉब्लम बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नई जनसंख्या नीति के बारे में बताना है। भारत की नई जनसंख्या नीति सन 2000 में घोषणा की गई थी। ठीक है ना। ये नीति डॉक्टर MS स्वामीनाथन के अध्यक्षता में गठित एवं विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट पर तैयार किया गया था। ठीक है ना। जिनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रजनन, शिशु और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए बेहतर सेवा तंत्र उत्पन्न करना। बाकी इसके बारे में आप अच्छे से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों को लिखिए। अगर हम भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य को देखें तो सबसे पहला कार्य है नोटों का निर्गमन, साख का नियमन एवं नियंत्रण, सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंक यानी कि बैंकों का बैंकर। और नेक्स्ट पांचवा जो काम है वो कौन सा है? बैंकिंग व्यवस्था का नियमन एवं नियंत्रण करना, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ बैंकिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 22, इंटरनेट पर टिप्पणी लिखिए। इंटरनेट किसे कहते हैं? इंटरनेट के बारे में अगर आपको बताना है, इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्क का जाल होता है। नेटवर्क का जाल होता है जिसमें पूरे विश्व के नेटवर्क आपस में जुड़ा रहता है, कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं और उसके माध्यम से विचारों का, ठीक है ना, भावनाओं का जो है आदान प्रदान होता है। ये है क्वेश्चन नंबर 22 तक जो है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न थे। इसके बाद आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और हर एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 7 नंबर का है, 7 और इसको आपको लगभग 150 शब्दों के बीच में लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन इसके लॉन्ग क्वेश्चन इसका आंसर भी लंबा होगा, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं दिया मैंने। डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको क्वेश्चन के लिंक दिया होगा, वहाँ से आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं उसका आंसर प्रोवाइड करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा। तो क्वेश्चन एक बार में जल्दी से जल्दी पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में उद्योग एवं फर्म के संबंध का सचित्र वर्णन कीजिए। एक पूर्ण प्रतियोगिता स्थिति में उद्योग और फर्म का क्या संबंध होता है, आपको चित्र के साथ बताना है। या फिर दूसरा क्वेश्चन है इसमें, अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा में अकाल में लाभ, सामान्य लाभ की दशा में सचित्र बताना है। ठीक है ना, लाभ एवं सामान्य लाभ के बारे में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 24, रिकार्डो द्वारा दिए गए लगातार सिद्धांत के बारे में बताना है। या फिर वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 25, कीन्स के ब्याज के तरलता पसंदगी सिद्धांत को बताइए। या फिर लाभ के अनिश्चितता गहन सिद्धांत के बारे में बताना है। दोनों में से कोई एक करना है आपको। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ही करना है, ओनली वन ऑप्शन वाला है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को विस्तार से बताइए। या फिर सामाजिक वानिकी से आप क्या समझते तात्पर्य है, उसके प्रमुख उद्देश्यों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 27, व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं, व्यापार के अनुकूल व्यापार संतुलन के कारण लिखिए। ये लिखिए लिखा हुआ है, सीखिए नहीं, ध्यान में रखिए, गलती से लिखा गया है। भुगतान संतुलन को परिभाषित कीजिए। या फिर भुगतान संतुलन की प्रमुख मुद्दे को बताइए। क्वेश्चन नंबर 27, लास्ट एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें सैम्पल पेपर में, न्यूमेरिकल, जो कि 7 नंबर में है। सामर्थ्य माध्य ज्ञात कीजिए। इससे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों में से किसी एक को करना आपको। तो कैसे करना है सामर्थ्य माध्य, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन से अगर नहीं हो रहा है आपसे, कमेंट बॉक्स से बताइए, मैं फिर से इसको सॉल्यूशन करके आपको भेजने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो बोर्ड की इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनका प्रिपरेशन सही तरीके से हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।